आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और इस वीडियो लेक्चर में हमें संविधान की उद्देशिका का अध्ययन करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था और किसी भी लिखित संविधान का प्रारंभ उसकी उद्देशिका से ही होता है, जिसमें संविधान का निर्माण, संविधान के लक्ष्य और संविधान की पृष्ठभूमि में विद्यमान दर्शन का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी उसके निर्माण, लक्ष्य एवं उसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान उद्देश्यों का विवरण दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किन लक्ष्यों की पूर्ति की ओर इशारा करती है। तो हमारा टॉपिक है संविधान की उद्देशिका। सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, मतलब कोई भी कानून है, कोई भी अधिनियम है, उस अधिनियम में भी उद्देशिका दी होती है जो इस बात का विवरण प्रस्तुत करती है कि वो अधिनियम किस तथ्य से संबंधित है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यह उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझाने में भी सहायक होती है। ऐसे ही भारतीय संविधान में अगर किसी चीज का मतलब हमारे लिए क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो हमारे माननीय न्यायालय है वो उद्देशिका से उसको रिलेट करेंगे और ज्वाइंटली उन दोनों का अध्ययन करके एक खास निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। तो इस रूप में उद्देशिका हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी है कि उनके जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में चल क्या रहा था संविधान को बनाने के दौरान, और इस रूप में ही संविधान का जो वास्तविक लक्ष्य है वो उद्देशिका से क्लियर होता है। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब हमें उद्देशिका से ही मिलता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव था और ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये स्रोत है हमारी उद्देशिका से, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर इसके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए और छठे पैरा में और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 1976 में यथा संशोधित जो उद्देशिका थी वो इस प्रकार के है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वर्तमान में हमारी संविधान की उद्देशिका कुछ इस प्रकार से है। एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसके बाद इस प्रकार की उद्देशिका हमारे सामने है जो अभी हमने पढ़ी। सिविल सर्विसेज की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये मुंह जुबानी आपको होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्या यह उद्देशिका संविधान का अंग है, क्या इसे संविधान का हिस्सा समझना चाहिए? तो इसके लिए एक केस है और वो केस ये है
इनरी बेरूबारी, इसका मैं बहुत डिटेल में आपको विवरण दूंगा। ये इनरी बेरूबारी है क्या, जस्ट इसी के बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर दिया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। कौन सा केस है? केस है इनरी बेरूबारी 1960 का। इसके ना रहने से इसके मूल उद्देश्य में अंतर नहीं पड़ता। तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की यह एक कुंजी है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इनरी बेरूबारी केस 1960 में। लेकिन बहुत ही ज्यादा चर्चित केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को उलट दिया। मतलब ये जो निर्णय दिया था ना इनरी बेरूबारी केस में, इसे उलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। मतलब इनरी बेरूबारी का जो निर्णय है वो केशवानंद भारती केस में पलट दिया गया। उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब संविधान को समझने में उद्देशिका का बहुत बड़ा हाथ है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न हिस्सा मान लिया गया, जो बेरूबारी केस में नहीं माना था। अब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसके बाद यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, उसको कहा गया है, लेकिन न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि अंबेडकर साहब ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है और हिदायतुल्लाह साहब ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। जबकि के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की है। सुभाष कश्यप बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं, संविधान के जानकार हैं। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। अब अपन समझते हैं इस बेरूबारी केस के बारे में कि क्या था ये बेरूबारी नामक स्थान। हम समझते हैं इस केस के लिए, एक्चुअल में केस को समझने के लिए सबसे पहले लोकेशन समझ लिए कि बेरूबारी की लोकेशन आखिर है क्या। ये बना हुआ है बेरूबारी इस जगह पर, जो कि पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा हिस्सा है। हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस दौरान यह निर्धारित किया गया कि विभाजन में जो क्षेत्रों का विभाजन हो रहा है, क्षेत्रों का विभाजन करने के लिए हमें यह कार्य किसी ऐसे बंदे को देना चाहिए जिसे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान ना हो। और ऐसे ही एक शख्सियत थी सर सीजे रैडक्लिफ, जो ना तो कभी भारत आए थे और ना ही इन्हें भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान था। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि पार्शलिटी ना हो पाए क्षेत्रों का विभाजन करने के दौरान। अब रैडक्लिफ साहब ने थाने, जो पुलिस थाने होते थे, उसके आधार पर क्षेत्रों का विभाजन कर दिया। बेरूबारी वाला जो क्षेत्र था ये भारत के अधिकार क्षेत्र में इन्होंने दे दिया, लेकिन उसका मेंशन नहीं किया। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार किया था उसमें मेंशन नहीं किया कि बेरूबारी जो है वो मैंने भारत को दे दिया है। तो इस घटना ने बाद में एक विवाद का रूप धारण कर लिया
पाकिस्तान का ये कहना हुआ क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र, ये उस समय का पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था। तो इस पूर्वी पाकिस्तान का ये कहना हुआ कि बेरूबारी वाला क्षेत्र हमारा है, जबकि भारत ने कहा कि नहीं, बेरूबारी हमारा है, और ऐसा कहीं पर लिखित नहीं था कि बेरूबारी क्षेत्र किसको दे दिया गया। अब वर्ष 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। ये नून एक्चुअल में फिरोज शाह नून, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके लिए यूज हुआ है यहाँ पर ये नून शब्द। नेहरू नून एग्रीमेंट 1958, उसमें यह निर्धारित हुआ कि बेरूबारी वाला जो इलाका है, इसको हम आधा आधा बांट देते हैं, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इसका भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच। अब हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय नेहरू जी थे, उनको ये शक्ति कैसे दी कि आप कोई सा क्षेत्र जो है किसी पड़ोसी देश को या किसी अन्य देश को उठाकर दे सकते हो। एक्चुअल में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 का उपभाग सी है, उसमें इस बात का उपबंध किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल को यह मंजूर नहीं था कि उसका एक क्षेत्र आप किसी दूसरे देश को दे दो। तो यह केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अनुच्छेद 3 का भाग सी आपको किसी राज्य में या किसी राज्य की जो बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज को चेंज करने का अधिकार तो देता है, लेकिन इस चीज का अधिकार नहीं देता है कि आप किसी राज्य का क्षेत्र उठाकर किसी पड़ोसी देश को दे दो। अगर आप यह क्षेत्र किसी पड़ोसी देश को दे रहे हो, तो वो अनुच्छेद 3C के तहत नहीं दिया जाएगा, आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करना होगा। और इसीलिए 9वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1960 में इस बेरूबारी क्षेत्र का जो आधा भाग है उसे पाकिस्तान को देने के लिए। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे संविधान की उद्देशिका का निर्वचन किया था, और ये बार बार जो आता ना, इनरी बेरूबारी, वो यही केस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तावना की विषय वस्तु को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब वे कौन कौन से 4 भाग हैं? तो इस प्रकार से हम पूरी प्रस्तावना को इन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रस्तावना की विषय वस्तु, अब इसको समझिए कि जो पूरी प्रस्तावना है इसके 4 भाग हैं। संविधान का स्रोत, राज्य का स्वरूप, शासन व्यवस्था के लक्ष्य, संविधान का अधिनियमन। अब संविधान का स्रोत है भारत की जनता, इसलिए संविधान की शुरुआत होती है या हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। राज्य का स्वरूप है, या राज्य के स्वरूप के बारे में उद्देशिका में क्या क्या कहा गया है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शासन व्यवस्था के क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और ये जो संविधान है ये बनकर कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ है 29 नवंबर 1949 को। अब इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। संविधान का स्रोत या सोर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, मतलब संविधान जो है अपनी शक्ति भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, जो इस प्रकार तथ्य को स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है और राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से जनता में है, जिसका प्रयोग करते हुए जनता ने स्वेच्छा से संविधान का निर्माण तथा अपनी पसंद की शासन व्यवस्था को स्थापित किया है। प्रस्तावना के अंतिम भाग में इसी तथ्य की पुष्टि की गई है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी
हमारा जो संविधान है वो अपनी शक्ति भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। इससे इस तथ्य का बोध होता है कि संविधान किसी विदेशी सत्ता या किसी वर्ग विशेष द्वारा भारत पर आरोपित नहीं किया गया है, परंतु जनता ने स्वयं इसे बनाया है, इसे स्वीकार किया है और स्वयं अपने को दिया है। इस प्रकार से संविधान का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। दूसरे शब्दों में जनता शासक भी है और शासित भी है। अब राज्य का स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का दूसरा भाग इस बात को निश्चित करता है कि राज्य और सरकार का स्वरूप क्या होगा। इसे बताने के लिए प्रस्तावना में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि भारत जो है किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, वह अपने निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र ही होगा। भारत अपने वैदेशिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होगा, वह किसी भी देश से मित्रता या संधि भी कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, किंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि भारत की उद्देशिका में ही कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। अब ये राष्ट्रमंडल शब्द क्या कहता है? तो राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो एक समय पर ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। अब भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन फिर भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किए हुए है, परंतु इसका कोई भी प्रभाव भारत के आंतरिक और विदेशी मामलों पर नहीं पड़ता है। भारत ने इसकी सदस्यता को अपनी इच्छा से स्वीकार किया है और वह जब चाहे इसकी सदस्यता से अपने को अलग भी कर सकता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी उसकी संप्रभुता को सीमित नहीं करती है। तो इस प्रकार से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका विवरण हमें उद्देशिका में मिलता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की, जो कहता है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, परंतु यह पहले से ही आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है, ना कि साम्यवादी समाजवाद की। लोकतांत्रिक समाजवाद क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और समाजवादी व्यवस्था की ओर उन्मुख है, इसलिए भारत में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है, ना कि साम्यवादी लोकतंत्र का। तात्पर्य यह है कि हम समाजवाद के आदर्श को लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। हम अहिंसक एवं शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं, जिससे आय, प्रतिष्ठा एवं जीवन यापन के स्तर पर व्यापक विषमता को दूर किया जा सके। समाजवाद के आदर्श को प्राप्त करने के लिए संविधान के भाग 4, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें दिया गया है कि वह अपनी आर्थिक नीति को विशेषतः इस प्रकार संचालित करे कि समाज में धन एवं उत्पादन साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण का इस प्रकार वितरण हो कि उससे सर्वसाधारण का लोक कल्याण हो सके। हमने पूरे नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि उन सिद्धांतों के माध्यम से जो उद्देशिका में तत्व दिए गए हैं वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समाजवादी व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है, लेकिन कौन सी? लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवादी समाजवाद। अब अपन बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की अर्थात सेक्युलरिटी। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि सभी धर्मों को यहां पर संपूर्ण छूट रहेगी।
हमने मौलिक अधिकारों में भी इसके बारे में समझा था। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा प्रस्तावना में प्रयुक्त विश्वास, धर्म एवं उपासना की पदावली में पहले से ही निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे और स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकारों में ये सारी चीजें पहले से ही समाहित थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इसे और अच्छे से क्लियर कर दिया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। मतलब भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, परंतु सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण भी हमारे देश में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15 और 16 का तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28 का भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर शब्द यहां पर क्लियर होता है। अब अपन बात करते हैं लोकतंत्रात्मक की। लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की उद्देशिका की शुरुआत भी होती है हम भारत के लोग शब्द से। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं तथा वे अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी है। भारत ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया है। चूंकि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाना संभव नहीं है। अब अपन बात करते हैं गणराज्य अर्थात रिपब्लिक शब्द की। विश्व के लोकतांत्रिक राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है राजशाही लोकतंत्र अर्थात वंशानुगत लोकतंत्र और एक लोकतांत्रिक गणराज्य। अब राजशाही लोकतंत्र जो होता है, इसमें राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत रहेगा। मतलब पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं लोकतंत्रात्मक गणराज्य में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसे अमेरिका और फ्रांस में। भारत में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। भारत ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रणाली को स्वीकार किया है। अतः भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि गणतंत्रात्मक राज्य में किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। कोई भी नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की योग्यता रखता है। तो इस प्रकार से भारत एक गणराज्य तो है, लेकिन किस प्रकार का? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब अपन पढ़ते हैं शासन व्यवस्था के लक्ष्यों के बारे में। प्रस्तावना का तीसरा भाग इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य के लक्ष्य क्या है। इसे बताने के लिए प्रस्तावना में 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला लक्ष्य है हमारा न्याय। प्रस्तावना में पहला लक्ष्य जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निर्धारित करता है। अब ये क्या होता है सामाजिक न्याय? तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक विकास का लाभ प्राप्त हो। सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध हो। यदि कोई पिछड़ा व कमजोर है, जैसे कि महिलाएं, वृद्धजन, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, उन्हें अपने विकास हेतु समान अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो सामाजिक न्याय की मांग है कि राज्य उनकी उन्नति एवं विकास हेतु विशेष प्रावधान अर्थात आरक्षण करे, और यह भी हमारे यहाँ लागू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय से अभिप्राय यह है
कि उत्पादन के साधन का इस तरह वितरण किया जाए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाए। आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि राज्य सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, निजी संपत्ति विवश लोगों के शोषण का साधन ना बन जाए। मतलब हम अमीर हैं तो हम गरीबों का शोषण करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति की मात्रा व्यक्ति की अपनी प्रतिभा और परिश्रम के साथ जुड़ी होनी चाहिए, ना कि किसी विशेषाधिकार के साथ। तो इस प्रकार से आर्थिक न्याय की अवधारणा भी इस न्याय शब्द में निहित है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर एवं अधिकार मिले। कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, राजनीतिक संस्थाएं आदि राजनीतिक न्याय की आवश्यक शर्तें हैं, जो ये सभी चीजें हमारे यहाँ लागू हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि अपन पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 38 और 39 में विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके तथा आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय का भी समावेश होना चाहिए। अतः सामाजिक न्याय एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 39 में भी संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए प्रयोग, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों एवं बच्चों के हितों का संरक्षण आदि के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में किया है। उन्होंने स्वतंत्रता को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों का विकास होता है। इसके लिए प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके लिए संविधान के भाग 3 में व्यापक प्रावधान अर्थात मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है तथा इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अब अपन बात करते हैं समता की अर्थात इक्वालिटी की। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रस्तावना द्वारा निर्धारित तीसरा प्रमुख लक्ष्य है। समानता का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास कोई विशेषाधिकार ना हो। व्यापक अर्थों में सभी व्यक्तियों का समान परिस्थितियां मिलनी चाहिए ताकि वे मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बना सके। इस प्रकार से समता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। वस्तुतः मनुष्यों में बुद्धि, स्वास्थ्य, रूप, रंग, आयु, लिंग आदि के आधार पर प्राकृतिक असमानता पाई जाती है। समता की यह मांग है कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति से सामाजिक भेदभाव ना किया जाए। प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। उल्लेखनीय है कि संविधान का लक्ष्य आनुपातिक समता ना होकर न्यायपूर्ण समता है, अर्थात न्यायपूर्ण तरीके से व्यक्ति को समान परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में संरक्षणात्मक विभेदीकरण अर्थात आरक्षण द्वारा समाज में दलित, पिछड़े एवं उत्पीड़ित तबके के लिए न्यायपूर्ण समता की स्थापना करना चाहिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने समता को संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा है, जिनमें सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध
तथा सामाजिक समानता को अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समानता के लक्ष्य को साकार किया गया है। अब अपन बात करते हैं बंधुत्व की, अर्थात फ्रेटर्निटी। बंधुत्व को व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना का चौथा लक्ष्य घोषित किया गया है। एकता का साधारण अर्थ यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न धर्म और जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अखंडता से तात्पर्य भूभागीय एकता से है, ताकि विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े रहें। व्यक्ति की गरिमा शब्द के अंतर्गत व्यक्ति की प्रधानता का अर्थ निहित है और यह सर्वाधिकारी राज्य का निषेध करता है, मतलब सारे के सारे अधिकार राज्य के पास नहीं होने चाहिए। इस विचार के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। वास्तव में राज्य व्यक्ति के लिए है और उसका कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक का आदर करे और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास कर सके। यदि सभी व्यक्ति एक दूसरे का परस्पर आदर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बंधुता की भावना उत्पन्न हो ही जाएगी। तो यह भी हमारी उद्देशिका का एक लक्ष्य है। वस्तुतः भारत को एक लंबे समय तक सांप्रदायिक घृणा के वातावरण का सामना करना पड़ा। उसे एक राष्ट्र की भांति जीवंत रखने के लिए आवश्यक था कि सभी प्रकार सांप्रदायिक एवं समाज विरोधी भावनाओं का उन्मूलन किया जाए। अतः प्रस्तावना में बंधुत्व को इसी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाया गया। बंधुत्व की भावना के विकास के साथ ही हम देश में व्याप्त सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए ही भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि संविधान में बंधुत्व का अंतरराष्ट्रीय पक्ष भी रखा गया है, जो हमें विश्व बंधुत्व की संकल्पना अर्थात वासुधैव कुटुंबकम प्राचीन आदर्श की ओर ले जाता है एवं इसे संविधान के अनुच्छेद 51 अपन ने पढ़ा था नीति निदेशक सिद्धांतों में निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में। अब अपन बात करते हैं संविधान का अधिनियमन की। प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकृत करने का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है, जैसे शुरुआत होती है हम भारत के लोग से और अंत होता है इसका संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारत के लोगों से ही शुरुआत होती है और भारत के लोगों ने ही इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। और जैसे कि हमने पूरा ये पढ़ते हुए आए हैं हम कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, और हम ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को मात्र 15 अनुच्छेद नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित ही लागू हुए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो ये है डिटेल संविधान के अलग अलग तथ्यों का। अब अपन बात करते हैं उद्देशिका के महत्व की। क्या महत्व है इस उद्देशिका का? तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान सभा के एक सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा था, जिसका अर्थ यह है कि संविधान की वास्तविकताएं और उसकी मूल विशेषताएं एवं दर्शन प्रस्तावना में प्रदर्शित होता है। यानी वास्तविकता में, जैसा कि मैंने सबसे शुरुआत में बताया था लेक्चर में, कि संविधान की जो पृष्ठभूमि में निहित दर्शन है उसका मूर्त रूप है भारतीय संविधान की उद्देशिका।
संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है। यह संविधान का दर्पण है जिसमें संविधान की संपूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। यह संविधान का चेहरा है जिसमें संविधान की पहचान होती है। और इस उद्देशिका के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला है, जब कोई संविधान का अनुच्छेद अस्पष्ट और उसका सही अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है, यानी उस अनुच्छेद को प्रस्तावना के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है और एक निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जब संविधान के किन्हीं दो अनुच्छेदों में कोई विरोधाभास या टकराहट उत्पन्न हो तो वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि इन संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा था संविधान को लिखते समय, इस ओर या उनके दिमाग की ओर पहुंच सुनिश्चित करती है संविधान की यह उद्देशिका। प्रस्तावना का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह संविधान का स्वरूप, कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करने के साथ साथ भावी भारत के स्वरूप का को भी चित्रित करती है। मतलब भारत का स्वरूप भी इसके साथ साथ स्पष्ट होता है। चौथा पॉइंट है, प्रस्तावना प्रत्येक सरकार को नीति निर्माण करने में मार्गदर्शन कराती है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न संवैधानिक व कानूनी उपबंधों को लागू करते समय वह प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों व लक्ष्यों को प्राथमिकता प्रदान करे। प्रस्तावना उन आदर्शों एवं लक्ष्यों का वर्णन करती है जिसे प्राप्त करना भारत का उद्देश्य है। इसी के आधार पर जनता सरकार के कार्यों का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन कर सकती है। वह देख सकती है कि क्या सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कितना सार्थक प्रयास किया है। न्यायपालिका भी न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना के मूल्यों को ही आधार बनाती है एवं प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास हेतु आवश्यक दशाओं का उल्लेख करती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रमुख है। साथ ही साथ बंधुत्व की भावना को बढ़ाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित कराती है। यानी कि हम समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि उद्देशिका लक्ष्य है और संविधान के अनुच्छेद उन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा बनाया गया कानून उन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अतः इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। प्रस्तावना में स्पष्टता का अभाव है क्योंकि इसमें आदर्शों एवं लक्ष्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवाद आदि शब्द विवादित विषय के रूप में रहे हैं। प्रस्तावना सैद्धांतिक आदर्श तो प्रस्तुत करती है, लेकिन कार्य विधि की चर्चा व्यवहार में स्पष्ट नहीं की गई है। प्रस्तावना सिद्धांततः ना तो विधायिका शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ आलोचनाएं भी है और अंततः हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम ये कह सकते हैं कि निःसंदेह प्रस्तावना का कानूनी महत्व ना हो, लेकिन अनौपचारिक महत्व ज्यादा है। यह सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करती है और संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करने तथा मतभेद को सुलझाने की में भी सहायता करती है। साथ ही सरकार संवैधानिक उपबंधों को लागू करते समय प्रयास करती है कि प्रस्तावना में किए गए आदर्शों, लक्ष्यों को सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। इस प्रकार प्रस्तावना साध्य है जिसकी पूर्ति संविधान के माध्यम से की जाती है। तो ये है संपूर्ण विवरण भारतीय संविधान की उद्देशिका का।